हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फजान्स लॉ, एंड फजान्स लॉ हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होते हैं। 100% आयोनिक कैरेक्टर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनमें कुछ अमाउंट आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कुछ परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड हमारे पास में है उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप लोग लास्ट लेक्चर को देख लीजिए, जिससे कि आपको फजान्स लॉ जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, फिर आप लोग थर्मल स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी से बहुत अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बनता है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज ही हो जाते हैं क्योंकि वो उनको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। जब तक आपको इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे, आपको केसेस याद नहीं रहेंगे कि किसमें आपको कौन सा फंडा जो है अप्लाई करना है, तब तक आप इनके ऑर्डर को अच्छे ढंग से अरेंज नहीं कर पाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करा जाता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी का जिनका यूज़ करके हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर को निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल से पहले तो हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको बता दूं कि हम लोग किस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी वाइज इसको स्टडी करेंगे, फिर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा। उन की पॉइंट्स को यूज़ करके आप डायरेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी के मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस होंगे जहां पर वो की पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारी जगह आप उस की पॉइंट को यूज़ करके आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका नीट और जेईई में थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चन होते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शंस भी आ जाती है थर्मल स्टेबिलिटी में। और केमिकल बॉन्डिंग अगर आप बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी एक साथ आपको नहीं मिलती है, आपको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो हम सभी को कंबाइन करेंगे ताकि हम इजीली जो है हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें और हमारा थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक, हमारे पास में आयोनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो मोनो एटॉमिक एनायन के कंपोजिशन से बनते हैं, और दूसरा हमारे पास में ऐसे थर्मल आयोनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर हमारे पास जो एनायन होंगे वो पॉली एटॉमिक होंगे। यानी हमारे पास में दो तरीके के बोल सकते हो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। एक तो वो जिसमें एनायन जो होगा वो मोनो एटॉमिक होगा और जो एनायन होगा वो पॉली एटॉमिक होगा, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर हम किस किस तरीके से देखने वाले हैं। पहला हम लोग लिखने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ionic compounds formed by monoatomic anion। और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं सेकंड जो है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय पॉलीएटॉमिक एनायन। तो हम ये दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं सब ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत तरीके से। लेकिन ये सब चीज़ें जब एक्सप्लेन हो जाएगी तो आप इजीली जो है मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊँगा, जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया। उन की पॉइंट्स को डायरेक्ट यूज़ करो, आपका आंसर बहुत ईजिली जो है वो बन जाएगा। तो हमारे पास में दो टाइप के हैं, पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक हो गया और दूसरा हमारे पास में हो गया पॉली एटॉमिक। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनमें हम फैक्टर कौन कौन सा अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास पॉली एटॉमिक होते हैं, ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका एनायन पॉली एटॉमिक होता है, तो आप इसमें थर्मल स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करेंगे आयोनिक कैरेक्टर से। किससे? आयोनिक कैरेक्टर। और अगर आपके पास में मोनो एटॉमिक वाला है तो मोनो एटॉमिक में हम लोग यूज़ करेंगे लैटिस एनर्जी। क्या यूज़ करेंगे? लैटिस एनर्जी। ये दोनों हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो हमारे पास में दो तरीके के आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। पहला आता है मोनो एटॉमिक एनायन वाले और दूसरा आता है
पॉली एटॉमिक एनायन वाले। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स formed by polyeatomic anion, ठीक है, जिसमें पॉलीएटॉमिक एनायंस होंगे। पहले हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो डिसाइड करते हैं। क्लियर है सभी को? चलो अब हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो आयनिक कंपाउंड्स जो होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में मेटल। अब मेटल के साथ में मैं पॉलीएटॉमिक एनायन बहुत सारे जोड़ सकता हूँ, नाइट्रेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, हम इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, राइट। तो देखो अगर मैं MCO3 बनाता हूँ, ठीक है, MCO3 जिसके अंदर हमने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिया है एंड CO3 -2 है। तो अगर मैं इसको क्या करूँगा, डिकम्पोज करूँगा, तो ये हमारे पास में मेटल बनेगा, प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, एंड मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी अगर मैं इसको हीट करता हूँ। MO का मतलब क्या होता है, इट इज़ मेटल ऑक्साइड। क्या होगा, मेटल का ये ऑक्साइड है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है, कौन से फैक्टर काम आएंगे, तो बहुत सिंपल है इसको डिस्कस करना। देखो एक हम लोगों ने आयनिक पोटेंशियल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था क्या? आयनिक पोटेंशियल पढ़ा था हम लोगों ने। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज के। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आयनिक पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखो Li+, फिर हमारे पास में Na+, फिर हमारे पास में K+, फिर हमारे पास में Rb+, फिर हमारे पास में Cs+। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल लिख सकते हैं Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2। ये हमारे पास में कुछ केटायंस हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ऑफ केटायन क्या हो रहा है, साइज ऑफ केटायन क्या हो रहा है भाई, साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है। बताओ साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है ना। देखो साइज ऑफ केटायन अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सही है, साइज ऑफ केटायन बढ़ने पर आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहली फजांस लॉ में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थर्मल स्टेबिलिटी की, तो ध्यान रखना जो आयोनिक पोटेंशियल होता है, आयोनिक पोटेंशियल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन में होता है। जैसे जैसे आयोनिक पोटेंशियल बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। देखो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने पर आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जितना कम आयोनिक पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी होगा। क्लियर? जितना ज़्यादा आयोनिक पोटेंशियल होगा उतना ही कम थर्मल स्टेबिलिटी होगा, या ये बोल सकते हो जितना ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका आयोनिक पोटेंशियल उतना ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये कैसे हो रहा है, तो देखो सिंपल सा अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आप साइज बढ़ाएंगे, सही, अगर आप साइज बढ़ा रहे हैं ना तो देखो आयोनिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फजांस लॉ के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए आयोनिक पोटेंशियल के टर्म्स को भी यूज़ करा था। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से आते हैं ये हमने देखा था कि जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा, जितना ज़्यादा साइज कैटायन का छोटा होगा, उतना ही उसमें क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा उतना ही आप बोल सकते हो कि उसमें आयोनिक कैरेक्टर की कमी आएगी, और आयोनिक कैरेक्टर की कमी आने की वजह से उसमें थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, कम आएगी। तो देखो अगर हम बात करें किसी कंपाउंड के अंदर, अगर आप साइज ऑफ कैटायन बढ़ाते जा रहे हो, है ना, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन कम होगा तो आयोनिक पोटेंशियल भी कम होगा। आयोनिक पोटेंशियल कम होगा तो देखो पोलराइजेशन जब कम होगा ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होंगे, क्योंकि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है ना। तो जितना ज़्यादा आयोनिक पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, जब साइज ऑफ कैटायन बढ़ जाएगा तो उसके पोलराइज करने की क्या टेंडेंसी होती है, पोलराइज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा ना। जब साइज बढ़ेगा तो बताओ क्या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, कम होगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप साइज ऑफ कैटायन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा,
वैसे वैसे सिंपल आप बोल सकते हो कि आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज, आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे, या आप बोल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें कम हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसमें आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है सभी को? चलो, अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ तो देखो साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है। क्या साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है? तो बताओ, जब साइज ऑफ केटायन बढ़ाएंगे तो आयनिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इनमें पोलराइजेशन भी क्या होगा? कम होगा, और जितना कम पोलराइजेशन होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी आएगी, क्या आएगी भाई? थर्मल स्टेबिलिटी वो ज़्यादा आएगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, Li2CO3 हमारे पास में है, और एक हमारे पास में है CsCO3। अच्छा, इसको CS2CO3 कर लेना, सही है। Li2CO3 और CS2CO3, ध्यान से देखें सभी लोग इसको। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कैटायन का साइज क्या है, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या है? छोटा, जबकि यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन क्या है? ज़्यादा। अगर साइज ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको आयोनिक कैरेक्टर कम देखने को मिलेंगे। तो बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? बहुत ही सिंपल, किसकी ज़्यादा हो जाएगी? CS2CO3 की जो है थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, सही है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? देखो हमारे पास में BeCO3 है और एक हमारे पास में BaCO3 है। बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? बताओ सभी लोग, BaCO3 की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है सभी को? इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर को डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिनको हम लोग स्टार पॉइंट करके लिखेंगे, ज़रूर उनको याद रखेंगे, ताकि अगर पेपर में एक्सेप्शन आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट उनका ऑर्डर यूज़ करेंगे, अदरवाइज तो हमारा की पॉइंट बनेगा ही, उससे हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप फटाफट से इस वाले टॉपिक को नोट कर लें। अब हम देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम अलग अलग एनायंस के जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट के बारे में, कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या आएगा। तो हमारी हेडिंग ये रहेगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। अब देखो मेटल कार्बोनेट्स की अगर हम हीटिंग करेंगे तो पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि जब हम इनको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेटल कार्बोनेट्स होंगे जिनको हीट करने पर ये प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ ऐसे भी मेटल कार्बोनेट हम देखेंगे जो ये वाले प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। वो कैसे होता है वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सभी लोग ध्यान से, अगर हमारे पास में मेटल कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट को मैं MCO3 कंसिडर कर रहा हूँ। ये हमारा मेटल कार्बोनेट, मैंने इसको हीट करा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा MO प्लस साथ में CO2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी? CO2 गैस। यहाँ पे ये हो गया मेटल कार्बोनेट, और ये जो MO दिख रहा है इसको हम लोग बोल देंगे मेटल ऑक्साइड। क्या बोल देंगे? मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सपोज करो कि हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ एक चीज़ें, या चलो यहीं लिख देता हूँ। देखो हमारे पास में है Li2CO3, फिर हमारे पास में है Na2CO3, फिर हमारे पास में है पोटेशियम का K2CO3 आ गया, फिर हमारे पास में क्या आएगा? Rb2CO3 आएगा, फिर हमारे पास में क्या आएगा? CS2CO3 आएगा। ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3, ये हमारे पास में कार्बोनेट्स हैं। अब इन कार्बोनेट्स में आप लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जितने भी होंगे, देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ये थर्मली क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल। यानी ये क्या नहीं होंगे, ये कभी टूटेंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्ट होंगे, है ना, पिघल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। क्लियर है सभी को? तो देखो कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं, फिर हम इन पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं Li2CO3। मेरे पास में Li2CO3 था, मैंने इसको गर्म कर दिया, मुझे मिला Li2O प्लस साथ में CO2। ठीक है, ये LiO बना देना आप लोग। चलो Li2O बनेगा इसके अंदर। तो इसी तरीके से मेरे पास में सपोज करो कि BeCO3 था, मैंने इसको हीट करा
और ये बन गया हमारे पास में BeO प्लस साथ में CO2। इसी तरीके से मेरे पास में सपोज करो कि था ZnCO3, ZnCO3 को मैंने हीट करा तो ये बन गया ZnO प्लस साथ में क्या बनेगा CO2। इसी तरीके से मेरे पास में सपोज करो कि हमारे पास में MgCO3 था, मैंने MgCO3 को गर्म करा और जैसे ही मैंने MgCO3 को गर्म करा तो यहाँ पे क्या बन गया MgO बन गया प्लस साथ में क्या बन गया CO2 बन गया। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस बना सकते हैं। लेकिन अगली जो रिएक्शन मैं आपको लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने Na2CO3 लिया और मैंने Na2CO3 को हीट किया। जैसे ही मैंने हीट करने की कोशिश की तो मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो चुका था, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो चुका था। ठीक है, यानी ये पिघल चुका था। मुझे ना तो मेटल ऑक्साइड मिला, मुझे ना तो CO2 गैस मिली। यानी कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, मैंने इसको भी गर्म करा, इसको भी गर्म करा, इसको भी गर्म करा, तो ये सिर्फ मेल्ट होते जा रहे थे, ये डिसोसिएट नहीं हो रहे थे मेटल ऑक्साइड एंड CO2 गैस में। तो सिंपल सा मीनिंग है कि ये थर्मली स्टेबल होते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक हद टेम्परेचर तक, एक हद तक जो होता है ना टेम्परेचर, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं, वहाँ तक ये थर्मली स्टेबल होते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा अगर आप हाई टेम्परेचर यूज़ कर लेंगे तो इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। बट एक सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को हम यूज़ करें, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को जब हम यूज़ करेंगे वहाँ तक इनकी स्टेबिलिटी होती है। बाकी इनके रेस्पेक्टिव जितने भी ग्रुप के इनके एलिमेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जबकि ये डिसोसिएट नहीं हो पाते। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम एक रिएक्शन लिखें, देखो CuCO3 डॉट हम लोग लिखने वाले हैं इसके अंदर CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। देखो इसका जो नाम होता है वो ध्यान से सुनना सभी लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसके अंदर ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है। कलर आप लोग याद रखेंगे कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? अब अगर मैं इसको हीट करूं, मैं इसको क्या करने वाला हूं, हीट करने वाला हूं। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एक तो CuO प्लस साथ में CO2 प्लस साथ में वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्लियर है सभी को? तो ये हम इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। ये होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है। CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस ये हमारे पास में कंपाउंड होता है। बनाएगा ये भी ऑक्साइड प्लस साथ में CO2 गैस प्लस साथ में वाटर बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर बेस होता है। क्लियर है? ऐसा कैसा एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट बोलते हैं। उसके अंदर भी इसी तरीके की रिएक्शन होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या होती है, रिएक्शन चेंज हो जाती है। उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले आप लोग इसको कॉपी कर लें, मेरे पास में जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फटाफट से कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो हमारे पास में एक और स्पेशल टाइप का कंपाउंड आता है जिसको मैं बोलता हूँ PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस। इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट। अच्छा ध्यान रखना, ये वाइट कलर का होता है तो इसको हम लोग वाइट लेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में वाइट लेड लिखा हुआ आएगा तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सुने सभी लोग कि अगर मैं इसको कहाँ तक हीट करता हूँ, 350 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूँगा और एक मैं लगभग 700 डिग्री सेल्सियस या फिर 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करूं। यहाँ पे जब मैं हीट करूँगा तो मुझे मिलेगा Pb3O4 प्लस साथ में CO प्लस साथ में वाटर प्लस साथ में CO2। ये सारा हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों गैसेस होंगी, बाहर निकल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ, इसको अगर 700 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा जाता है तो यहाँ मिलेगा PbO प्लस साथ में CO2 प्लस साथ में वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेम्परेचर का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर बोला जाता है कि वाइट लेड को 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा जाता है तो कौन सी गैसेज जो है वो निकलती है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस इवॉल्व होती है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हम इसको 700 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो उसमें CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है प्लस साथ में लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन थी, तो आप इसको भी नोट कर लें। फिर हम बात करने वाले हैं सल्फेट्स के बारे में कि अगर हम मेटल सल्फेट को हीट करते हैं तब क्या होता है और कौन कौन सी गैसेज जो है उसके अंदर भी इवॉल्व होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सल्फेट्स के बारे में कि अगर हमारे पास में मेटल सल्फेट्स होता है तो मेटल सल्फेट की रिएक्शन या मेटल सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा। तो अगला हमारे पास में है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या रहेगी, इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि मेटल सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं मेटल सल्फेट को डिस्कस करूं तो हमारे पास में आता है MsO4। ये मेटल सल्फेट है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो मुझे हीट करने पर एक तो MO मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में मुझे SO3 गैस मिलती है। क्या मिलती है? SO3 गैस। और अगर हम इसको इसके टेम्परेचर को क्या करते हैं हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ पे ये जो SO3 गैस है ना, ये भी डिकम्पोज हो जाती है और ये SO2 प्लस हाफ O2 गैस के अंदर क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है क्या सभी को? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका। अब SO2 आप ध्यान रखना, एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। SO2 इज सिमिलर टू CO2 गैस। ठीक है, SO2 जो है वो सिमिलर होती है CO2 गैस के साथ। अब ये आप लोग कब पढ़ेंगे? ये आप लोग तब पढ़ेंगे जब आप SO2 को, सल्फ़र को पूरा डिस्कस करेंगे, यानी सल्फ़र वाला जो चैप्टर है आपका, जिसके अंदर आप P ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हो, यानी ऑक्सीजन फैमिली जब आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ बता दिया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। तो क्या सभी को समझ में आया क्या? मेटल सल्फेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस साथ में SO3 गैस मिलती है। इसको और हीट कर दो, SO2 प्लस हाफ O2 भी आपको मिल जाएगा। अब सभी लोग ध्यान से देखें कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल हमारे पास में है Li2CO3, हमारे पास में एग्जाम्पल है Li2SO4। मैंने इसको हीट करा और जैसे ही मैंने इसको हीट करा तो मुझे Li2O मिला प्लस साथ में SO3 गैस मिली। और इसी SO3 गैस को मैंने क्या कर दिया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करा तो मुझे मिला SO2 प्लस साथ में हाफ O2। क्लियर है? अब ये बार बार लिखने के लिए नहीं है। इसी तरीके से मैंने लिया MgSO4 को जैसे ही हीट किया तो इसने मेरे को MgO बनाया और प्लस साथ में SO3 गैस, और फिर इसको 800 डिग्री से करोगे तो ये हो जाएगा SO2 प्लस हाफ O2। इसी तरीके से आप लिख सकते हो ZnSO4, हीट करो ZnO, SO3 गैस बन जाएगी और यहाँ आप क्या कर सकते हो, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करो, SO2 प्लस हाफ O2 में ये टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ की बात करें तो मैंने लिया Na2SO4। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हीट किया, नो हीटिंग इफेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो गया, ये टूटा नहीं। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम होते हैं, इनमें हाई अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये जनरल या नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या शो करते हैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ये थर्मली स्टेबल होते हैं जनरल, इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है? हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो सब लोग टूट जाते हैं। इसी तरीके से हम 5 नंबर एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, PbSO4। तो PbSO4 को अगर आप हीट करोगे तो PbO बनेगा प्लस साथ में SO3 बनेगी, और इसको भी अगर आप 800 डिग्री सेल्सियस से हीट कर दो तो ये आपको SO2 बना देगा प्लस साथ में O2 बना देगा। क्लियर है सभी को? अब सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, आप लोगों ने ये कभी ना कभी पढ़ी ही होगी। आपके पास में FeSO4.7H2, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग बोलते हो ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हो? अभी जो ग्रीन विट्रियोल है, इसको अगर आप हीट करेंगे, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल को हीट करने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले हम इसका सारा वाटर निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं इसका। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन वाटर होता है। तो अगर मैं इसको लगभग आप मान के चलना कि 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करने पर इसमें से सारा का सारा क्या उड़ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, H2। अब अगर हम इस FeSO4 को हीट करेंगे, है ना, क्योंकि ये सल्फेट बन चुका है, लेकिन जब मैं इसको हीट करूँगा ना, ध्यान से देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनता है, सुनना सभी लोग ध्यान से। Fe2O3 बनता है। क्या बनता है? Fe2O3। और Fe2O3 के साथ SO3 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में SO2 भी बन जाता है। क्लियर है सभी को? तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिनके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो चेंज होगा, आपको उनको याद रखना है। तो ग्रीन विट्रियोल हमने सल्फेट के अंदर पढ़ लिया है। ग्रीन विट्रियोल को आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड,
तो आपको सारा का सारा वाटर जो है हट जाएगा आपका, मतलब आपका तो क्या हटेगा, FeSO4 का हट जाएगा और बचेगा सिर्फ FeSO4। उस FeSO4 को आप क्या कर दो, वापस से फर्दर हीट करेंगे तो ये सल्फेट की हीटिंग शो करेगा। और लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड बनना चाहिए था, बना तो ऑक्साइड ही है, लेकिन ये कौन सा ऑक्साइड बना, Fe2O3 टाइप का ऑक्साइड बना। इसी को फिर आपको SO3 गैस भी मिल जाएगी, साथ में SO2 गैस भी मिल जाएगी। SO3 गैस फर्दर डिसोसिएट होकर के SO2 + ½ O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके की सल्फेट की रिएक्शन होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रेट के बारे में। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं मेटल नाइट्रेट्स के बारे में। मेटल नाइट्रेट्स को गर्म करने पर क्या होगा, तो अगली हमारी थर्ड हेडिंग रहेगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट की हेडिंग हो गई। अब हम ये देखने वाले हैं कि मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनता है। तो सिमिलर जैसा हमने अभी 2 केसेस पढ़े हैं, कार्बोनेट के, सल्फेट के, उसी तरीके से नाइट्रेट में भी क्या होता है कि जब आप मेटल नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ में NO2 गैस मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। क्लियर है? अब देखें सभी लोग, अगर हमारे पास में MnO3 है तो ये हो गया हमारे पास में मेटल नाइट्रेट। मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा मेटल ऑक्साइड, M2O बन जाएगा। ठीक है, या एक बार के लिए आप नॉर्मल लिख लो, फिर हम आगे देखेंगे। मेटल ऑक्साइड बनेगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। तो मेटल ऑक्साइड प्लस साथ में क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, प्लस साथ में ½ O2 मिल जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमारे पास में है, सुना ध्यान से। हमारे पास में एग्जाम्पल है LiNO3। लिथियम नाइट्रेट को अगर मैंने हीट किया तो मुझे मिलेगा Li2O, प्लस साथ में क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी, प्लस साथ में मुझे क्या मिलेगा, ½ O2 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने मान लो हीट किया MgNO3 का होल ट्वाइस। इसको जैसे ही मैंने हीट किया तो मुझे मिला MgO, प्लस साथ में NO2 गैस, प्लस साथ में मुझे मिला ½ O2। इसी तरीके से सपोज करो कि हमने हीट करा ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो मुझे जैसे ही मैंने हीट किया तो मुझे मिला ZnO, प्लस साथ में NO2 और प्लस साथ में ½ O2 मिल गया। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास में है NaNO3, यह है सोडियम नाइट्रेट। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है। NaNO3 को अगर मैं हीट करूँगा ना, पहले तो ये बनाएगा NaNO2। ठीक है, नाइट्रेट जो होगा वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NaNO3 कन्वर्ट होगा NaNO2 के अंदर। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर मुझे यूज़ करना होगा वो अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा। फिर अगर मैं इसको आगे फर्दर हीट करूँगा 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो मुझे ये बना के देगा Na2O, प्लस साथ में NO2, प्लस साथ में ½ O2। देखो इस बार क्या हो गया, सोडियम का जो नाइट्रेट था वो डिसोसिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा आपको इनकी रिएक्शन करवाने के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट को सेम इसी तरीके से आप हीट कर सकते हो, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट को भी आप इनके इसी तरह से हीट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग अपने दिमाग में याद रखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं दिमाग के अलावा कहाँ याद रखी जाती है। चलो अगला देखें सभी लोग। अब देखो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आप लोगों ने इनर्ट मेटल्स जरूर पढ़े होंगे, इनर्ट गैस नहीं, इनर्ट मेटल या नोबल मेटल्स पढ़े होंगे कि सर गैस तो पढ़ी है, मेटल कहाँ से आ गए। तो देखो आप लोगों ने सिल्वर पढ़ा होगा, आप लोगों ने गोल्ड पढ़ा होगा, आप लोगों ने प्लेटिनम पढ़ा होगा। ये होते हैं इनर्ट मेटल, ये बेसिकली रिएक्शन नहीं करते हैं, और ये रिएक्शन नहीं करते हैं तो इनके जो ऑक्साइड बनते हैं, या मरकरी का आप ले सकते हो, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल बनते हैं, तो ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ हमें प्योर मेटल मिल जाता है। देखें सभी लोग, मैंने लिया AgNO3, ले लिया AgNO3, मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। यहाँ AgO बनेगा, प्लस साथ में NO2 भी बनेगा, प्लस साथ में ½ O2 भी बनेगा। लेकिन ये जो AgO होता है, Ag2O, ये होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। और ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Ag मिलता है, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन होती है AgNO3 की रिएक्शन जब हम करवाते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, तो मुझे मिलेगा Ag प्लस NO2 प्लस ½ O2।
क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखना इसमें होता है। इसी तरीके से HgNO3 हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको हीट करो, हमें क्या मिलेगा? Hg प्लस NO2 प्लस हाफ O2। क्लियर है सभी को? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है, आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा खत्म हो गया है मेटल नाइट्रेट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स के बारे में। फटाफट से इसको कॉपी कर लें आप लोग। बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, आप लोग बोर भी हो रहे हैं कि की पॉइंट कब आएगा। फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स के बारे में। कार्बोनेट तो हमने पढ़ लिए थे, अब बाइकार्बोनेट्स पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ, क्या होगी भाई? हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स, कुछ लोग इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, कार्बोनेट। क्लियर है सभी को? अब देखें सभी लोग इसको ध्यान से, हम फटाफट से इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब हम बहुत सारे रिएक्शन को गर्म कर चुके हैं, अब हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो देखो हमारे पास में मेटल कार्बोनेट है, MHCO3 हम लोग इसको ले लेते हैं, यही हमारा मेटल कार्बोनेट ही है, मेटल बाइकार्बोनेट है। इसको हीट करने पर हमें मिलेगा MCO3 या M2CO3 लिख लो आप लोग, यानी बेसिकली हमें मिलेगा मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है? मेटल कार्बोनेट में बदल जाता है। और हमने तो मेटल कार्बोनेट की स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम फर्दर इसको डिस्कस नहीं करने वाले। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सुनना ध्यान से, हमारे पास में है MgCO3 का MgHCO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम गर्म करेंगे तो मुझे मिलेगा MgCO3, और इस MgCO3 को फर्दर अगर मैं हीट कर दूं तो मुझे मिलेगा MgO प्लस साथ में CO2। वही एग्जाम्पल अगर हम लें, हमारे पास में है NaHCO3, देखो ये सोडियम का बाइकार्बोनेट आ गया। सोडियम का मेटल कार्बोनेट तो टूटता नहीं है, सही ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो ये है सोडियम का बाइकार्बोनेट और ये टूट जाता है, क्या हो जाता है? टूट जाता है, और ये टूट करके किस में बदल जाएगा? NaCO3 में, नहीं Na2CO3 में। और आप सभी को पता है ये तो टूट जाएगा लेकिन ये नहीं टूटेगा, है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, ये मेल्ट होगा, है ना? टूटेगा नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। अब अगला अगर हम एक एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या ही जाता है हमारा। अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं हम लोग, आपको एक चीज़ बताते हैं। Li2CO3 हो गया, सॉरी LiHCO3 नॉट Li2CO3, LiHCO3, इसको भी अगर हम हीट कर दें तो ये सेम रिएक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक नई रिएक्शन लिखने वाले हैं, है ना? आपको बस ऐसे ही हम रिएक्शन लिखवा रहे हैं। ये बनेगा Li2O प्लस साथ में CO2। तो ये सिंपल सी रिएक्शन जो है वो हो जाती है। तो यहाँ हमारे जितने भी पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स बनेंगे या पॉली एटॉमिक एनायन से बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब सिंपल सा आप लोग देखें, मैं सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। देखो जितना ज़्यादा साइज़ में क्या होगा, डिफरेंस होगा, है ना? जितना ज़्यादा बोल सकते हो कि अगर हमारे पास में, देखो सुनना ध्यान से, एक हमारे पास में छोटा सा कैटायन है, एक हमारे पास बहुत बड़ा सा एनायन है। बताओ छोटे से कैटायन और बड़े से एनायन के अंदर डिफरेंस ज़्यादा होगा, सही? तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर की जगह कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास में बड़ा सा एनायन तो है ही है, उसी के साथ बड़ा सा कैटायन भी आपने जोड़ रखा है, यानी दोनों अब बड़े बड़े हो गए, ठीक है? अब जब दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे तो लैटिस का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो जब भी आपके पास में एनायन और कैटायन का साइज़ रेगुलर होता है, यानी सेम साइज़ का, सेम नेचर का होता है, स्फेरिकल पूरा का पूरा, तो वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास में इरेगुलर होता है, साइज़ छोटा होता है कैटायन का, एनायन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो फिर वहाँ पे क्या होती है, आप ये बोल सकते हो कि पोलराइजेशन होने की वजह से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको पता होगा, आपको बेसिकली पूछा जाएगा कि इन चार ऑप्शन में से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका सही है, बस चेक करना।
अब हम अपना सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो मोनो एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक हमने इतना पढ़ लिया है कि अब मोनो एटॉमिक में हमें ज़्यादा कुछ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 2-4 एग्जाम्पल है, उसको देख करके आप नॉर्मली पॉली एटॉमिक के साथ साथ मोनो एटॉमिक का भी क्या कर सकते हो, थर्मल ऑर्डर या थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए तो फटाफट से कॉपी कर लें आप लोग, फिर मूव करते हैं मोनो एटॉमिक एनायन वाले आयोनिक कंपाउंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक के बारे में कि मोनो एटॉमिक में हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इसको हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स formed by मोनोएटॉमिक एनायन। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर निकाल के दे दूँगा, बट थोड़ा बहुत हमें, क्योंकि हमें कुछ थ्योरी भी याद रखनी होती है तो उसको हम लोग लिखेंगे ज़रूर। क्लियर है? तो देखो सिंपल सा तरीका है, मेरे पास में mx था, मैक्स, और इस मैक्स को मैंने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। मैक्स को हीट कर देंगे तो ये m प्लस प्लस एक्स माइनस में टूट जाएगा, है ना। तो ज़्यादा सख्त लौंडा नहीं है। चलो तो mx को हमने हीट करा, mx का मतलब एक हमारे पास में मेटल है, एक हैलाइड है ना। तो मेटल और हैलाइड यानी इस तरीके से हमारे पास में, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है, सॉरी मोनो एटॉमिक है, नॉट पॉली एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से हीट करेंगे तो ये इसमें टूट जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आप स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, हम लैटिस एनर्जी चेक कर लेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये लैटिस एनर्जी होती क्या है, वो तो बता दो पहले, खाली नाम लिए जा रहे हो आप लोग लैटिस एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, बता रहे देखो लैटिस एनर्जी बहुत ही सिंपल सा होता है। आप लोगों ने एक पूरा का पूरा जब आयोनिक कंपाउंड बनता है तो उसका एक प्रोसेस आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बॉन्ड हेबर साइकिल उसको हम बोलते हैं। उस साइकिल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप में जो लास्ट वाला स्टेप होता है उसमें लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना, जब हम कैटायन और एनायन को पास में लेके आते हैं, है ना, जब हम कैटायन को एनायन को पास में लेके आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, ध्यान रखें, बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, बॉन्ड। तो जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड जब बनेगा तो आप सभी को पता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जब प्रोड्यूस होगी तो बाहर निकलेगी, यानी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। क्लियर है? तो जब लैटिस का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक मोल लैटिस एनर्जी, जब एक मोल लैटिस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इस तरीके से भी डिफाइन करा जाता है कि एक मोल लैटिस को डिसोसिएट करने के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जो होती है, बोल सकते हो, वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। सपोज करो एक लैटिस जब बना, उस बनते टाइम उसने 100 किलो जूल जो है वो एनर्जी रिलीज कर दी। एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 किलो जूल जो है वो एनर्जी को एमिट कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया। बताओ, जब उसने उतनी एनर्जी बाहर निकाली, यानी उसके पास में उतनी एनर्जी निकालने के बाद में स्टेबिलिटी आ चुकी है, लैटिस अच्छे से बन चुका है। अब मुझे अगर उस लैटिस को तोड़ना है तो मुझे उतनी ही एनर्जी वापस दे देनी पड़ेगी जैसे मैं उनको वापस 100 किलो जूल की एनर्जी दूंगा, और ये सारे आयन सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कई लोग डिफाइन करते हैं। तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल क्रिस्टल लैटिस, और दूसरा हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल क्रिस्टल लैटिस इनटू देयर करस्पॉन्डिंग आयंस। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चलता है, गलत कोई भी डेफिनेशन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सुनना ध्यान से, लैटिस एनर्जी मैंने आपको बता दिया। लैटिस एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो लैटिस एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, लैटिस एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला आता है, देखो आपने सभी ने पढ़ा होगा, K/Q1 Q2 अपॉन में R। ये जो है ये लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R। यानी ये चार्ज पर तो डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। चार्ज बढ़ाओगे तो साइज छोटा ही होगा कैटायन का, है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी कम होगी, क्योंकि जब आप साइज बढ़ा देंगे एटम्स का या कैटायन और एनायन का, जब आप साइज बढ़ा देंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अच्छे से लैटिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बस इतना सा सिंपल है, उसके अलावा हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। मैं सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेरे पास में है LiH, मेरे पास में है मेरे पास में है NaH, मेरे पास में है KH, उसके बाद में है RBH, उसके बाद में है CSH।
तो बहुत ही सिंपल सा मैंने ले लिया, आप खुद बता सकते हो। इधर से इधर जाने पर साइज़ क्या हो रहा है, साइज़ ऑफ कैटायन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, साइज़ ऑफ कैटायन। बताओ अगर इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या आएगा, उसमें उसकी जो लेटिस एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है। तो इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी लो लेटिस एनर्जी। और जितनी कम लेटिस एनर्जी होगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी हाई लेटिस एनर्जी, ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्या वो सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास में है LiOH, अगर हमारे पास में है NaOH, KOH, RbOH, CSOH, इसका ऑर्डर आएगा ये वाला। अब सर ये ऑर्डर कैसे आ गया, तो ध्यान रखना, जब भी हम थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम O2-, OH-, ठीक है, और O2-2 इन सभी को कंसिडर करेंगे। होते तो ये डाई एटॉमिक्स हैं, लेकिन हम इनको पॉली एटॉमिक की तरह कंसिडर करेंगे, और पॉली एटॉमिक के अंदर हम लोग पहले ही फंडा पढ़ चुके हैं। क्लियर है सभी को, तो लिखने की बार बार हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके पास में मोनो एटॉमिक, पहले तो ये चेक करो मोनो एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है तो सीधा डायरेक्ट आप लोग चेक करेंगे कि लेटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है। लेटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, साइज़ पर डिपेंड करेगी। साइज़ बड़ा होगी तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, जितना छोटा साइज़ होगा उतना अच्छा लेटिस बनेगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी लेटिस एनर्जी, उतना ही ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी भी होगी। क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, उतना ही तो वापस देना पड़ेगा आपको। सपोज करो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो ज़्यादा एनर्जी देनी भी तो पड़ेगी। बात समझो, कॉन्सेप्ट तो समझो, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में पॉली एटॉमिक आते हैं तो पॉली एटॉमिक की मैंने बहुत सारी रिएक्शंस भी लिखवा दी हैं आपको कि ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी रिएक्शंस हैं। एंड बाकी आप लोग को इसमें ऑर्डर मिलेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ इनके अंदर ये करना होता है। एक्सेप्शनल ऑर्डर को एक बार के लिए ज़रूर ध्यान रखें। कुछ NCERT में मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा आयोनिक की जो थर्मल स्टेबिलिटी वो आपको मिलेगी, तो उसमें से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारा का सारा आयोनिक कंपाउंड का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा ज़्यादा ही लगा तो कमेंट भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।